नमस्कार, स्वागत हमारे सभी दर्शकों का इस विशेष कार्यक्रम में, जिसमें हमारा पूरा फोकस है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे का। आज शाम में भारत पहुंच रहे हैं और उससे पहले उच्च स्तरीय बैठकों का भी दौर शुरू हो चुका है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है इन मायनों में कि न केवल रणनीतिक साझेदारी की 25वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं, बल्कि विशेष और विशेषाधिकार सहयोग के भी हम 15वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण रिश्ते, ऐतिहासिक प्रगाढ़ मित्रता से परिभाषित हैं ये रिश्ते। इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ हैं आर्यन। शुक्रिया ममता। नमस्कार दर्शकों। निश्चित तौर से भारत रूस अटूट मित्रता की नई ऊंचाई, क्योंकि नई ऊंचाई इस दौरे से होगी रूस के राष्ट्रपति की, जो 4 साल के बाद हो रहा है, लेकिन 5वां दौरा एक तरीके से कहा जा सकता है। 2014 के बाद से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत का दौरा, बमुश्किल अब से कुछ घंटे बाद वो भारत की सरजमी पे होंगे। लेकिन इस दौरे के दरमियान भारत और रूस के आपसी संबंधों में एक नई ऊंचाई मिलना तय माना जा रहा। तमाम जानकार ये कह रहे हैं कि ये अपने आप में गेम चेंजर दौरे के तौर पर माना जा रहा, क्योंकि जिस प्रकार की भू राजनीतिक स्थिति ममता इस वक्त चल रही है दुनिया भर में, उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम है। राष्ट्रपति पुतिन के दौरे की पल पल की खबरों से हम लगातार आपको वाकिफ कराते रहेंगे और उसके मायने भी समझाएंगे विशेषज्ञों के माध्यम से कि आखिर क्या रहने वाला है इस दौरे में खास। लेकिन ये दौरे की खासियत ये भी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जब भारत के दौरे पर आ रहे हैं तो ये 2 दिवसीय राजकीय दौरा है, राजकीय यात्रा है ये। और यहाँ वे 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। ये दौरा दोनों देशों के रणनीतिक और द्विपक्षीय रिश्तों को भी नई मजबूती देने वाला माना जा रहा है। शिखर वार्ता के दौरान हम जानते हैं कि व्यापार, रक्षा, समुद्री सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे कई अहम विषय हैं जिस पर व्यापक चर्चा हो सकती है। बिल्कुल। और पुतिन की ये यात्रा बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत रूस साझेदारी को नई दिशा देगी। किस तरीके से, इस रिपोर्ट में देखिए। वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आ रहे हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूसी राष्ट्रपति की ये यात्रा दोनों देशों के विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के दृष्टिकोण को स्थापित करेगा। इससे द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 23वीं भारत रूस वार्षिक शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों नेता मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। इसमें आर्थिक सहयोग चर्चा का मुख्य केंद्र रहेगा। साथ ही व्यापार, समुद्री सहयोग, स्वास्थ्य, मीडिया, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और परमाणु सहयोग से जुड़े कई मुद्दों पर बात होगी। दोनों देशों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को संतुलित और टिकाऊ बनाने, तकनीक व निवेश में साझेदारी को बढ़ाना है। भारत का दवाइयों, कृषि उत्पाद, टेक्सटाइल्स का निर्यात बढ़ाने पर विशेष ध्यान होगा। इसके साथ ही उर्वरक की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करना प्राथमिकता में शामिल है। भारतीय और रूसी पक्ष नई दिल्ली द्वारा प्रस्तावित यूरेशियन आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी चर्चा कर सकते हैं। दोनों देश आपस में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर भी जोर देंगे, जिसके तहत चेन्नई व्लादिवोस्तोक कॉरिडोर और उत्तरी समुद्री मार्ग पर चर्चा की संभावना है। राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा यूक्रेन संघर्ष के बीच हो रही है और भारत का हमेशा से ये रुख रहा है कि युद्ध का समाधान मैदान में नहीं, बल्कि बातचीत और कूटनीति से हो सकता है। रूस ने भारत की भूमिका की हमेशा सराहना की है और कहा है कि मोदी सरकार शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में सक्रिय है। भारत और रूस के बीच एक ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत भारत के प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति साल में एक बार शिखर बैठक करते हैं और द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करते हैं। अब तक भारत और रूस में बारी बारी से 22 वार्षिक शिखर बैठकें हो चुकी हैं। रूसी राष्ट्रपति ने आखिरी बार 2021 में नई दिल्ली की यात्रा की थी। पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री मोदी वार्षिक शिखर बैठक के लिए मॉस्को गए थे। रूस भारत का लंबे समय से साझेदार रहा है और वो नई दिल्ली की विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। पीएम मोदी ने हाल ही में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
तो दोनों देशों के उच्च स्तरीय मुलाकात का सिलसिला हमेशा से ही लगातार बना हुआ है और हम जानते हैं कि ये 23वां शिखर सम्मेलन इसी बात को और आगे रेखांकित करता है। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दो विशेष मेहमान। परिचय करवा देते हैं। सुशील कुमार सिंघल, पूर्व राजनयिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही रवि जोशी जी जो विजिटिंग फेलो हैं ORF से, वो भी जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुशील जी, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जानना चाहेंगे ये कि जिस तरीके का वैश्विक दौर इस वक्त चल रहा है, जिस तरीके के भू राजनीतिक समीकरण लगातार बदलते नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से यूक्रेन रूस का संघर्ष है तो वहीं पश्चिमी देशों की ओर से सैंक्शंस, ये तमाम जो ऐसा परिदृश्य वैश्विक स्तर पर बना हुआ है, इस सब के बीच भारत के दौरे पर रूस के राष्ट्रपति का आना क्या बड़े मायने, क्या बड़े संकेत? देखिए ममता जी, बात यह है कि आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि जो प्रेसिडेंट पुतिन की विजिट हो रही है 4 साल के बाद, अब आए हैं 2021 के बाद भी अब आए हैं, आ रहे हैं 23वीं समिट होने वाली है ये। और इस यात्रा से सबको बहुत उम्मीदें हैं, बहुत कुछ अखबारों में आ भी रहा है इसके विषय में। लेकिन जो स्थिति है इस वक्त, जियोग्राफिकल जो पॉलिटिकल जियो स्थिति है, उसमें इस यात्रा का महत्व बहुत बढ़ जाता है। जहां तक रूस का सवाल है, रूस के लिए ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज और यूएसए रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई उसका वजूद उसका खत्म होता जा रहा है। लेकिन अभी जैसे प्रेसिडेंट पुतिन पीछे चाइना गए थे और या भारत आ रहे हैं, और जिस तरह से वो उनके संबंध बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ाया जा रहा है, वो क्लियरली दिखा रहा है कि रूस एक महत्वपूर्ण कड़ी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जहां तक भारत का सवाल है, भारत और रूस के संबंध बहुत पुराने हैं और रूस ने हमेशा जहां भी जब भी जरूरत हुई है, हर जगह साथ में खड़ा रहा है, चाहे 71 हो या उसके बाद हो या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो, तो उसमें रूस ने हमेशा भारत के साथ खड़ा रहा है। और भारत का जो इस विजिट का महत्व है वो दो तरीके से है मेरे विचार से। एक तो यह है कि भारत हमेशा स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात करता है कि भारत जो भी निर्णय लेगा, जिसके जो भी देशों के साथ दोस्ती है, उनके अपनी मेरिट के ऊपर है जी, और वो किसी के दबाव से कोई दोस्ती हम नहीं करते हैं या संबंधों को नहीं रखा जाता। दूसरा, भारत का विश्वास है, मानना है कि ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का जमाना है, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, ना कि जैसा कि पहले कोल्ड वॉर के समय था कि दो देश, एक या दो देश जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय उसको चला रहे थे, मल्टीलैटरल डिप्लोमेसी को चला रहे थे। अब हमारे पड़ोसी देश कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि ये दो देश फिर से एक आ गया है, वो कोल्ड वॉर वाला एरा आ गया है कि दो ही देश उसको अंतर्राष्ट्रीय जो भी पॉलिटिक्स है उसको चलाएंगे। लेकिन भारत ये क्लियरली मानता है और इसको फॉलो करता है कि बिल्कुल जो बदलती राजनीतिक व्यवस्था है, सिंघल जी आप उसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रख रहे हैं कि कैसे भारत अपनी एक तरीके से पोजीशन को एस्टेब्लिश करता है, वो दिखाई पड़ रहा है। रवि जोशी जी भी हमारे साथ में बने हुए। रवि जी, बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में रूस के राष्ट्रपति की जो यात्रा है वो सिर्फ दो देशों तक के आपसी संबंधों तक सीमित नहीं, वैश्विक और क्षेत्रीय लिहाज से भी इसके बड़े संदेश और संकेत हैं। संक्षेप में आप थोड़ा सा समझना चाहेंगे, आपसे किस तरह से आप देखते हैं, क्या बड़े संदेश निकलते हैं इस यात्रा से? हाँ, ये देखिए, ये दौरा जो पुतिन का भारत का दौरा है, ये मैं मानता हूँ 3-4 मुद्दे इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो मैं पहले अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में दोहराना चाहता हूँ। ये है कि ये 23वीं वार्षिक शिखर सम्मेलन है रूस और भारत के बीच में, ठीक है। और ये यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद पहली बार पुतिन का दौरा है भारत। उसमें भी एक महत्वपूर्ण बात है। तीसरी बात यह है कि जब से प्रेसिडेंट ट्रंप भारत के ऊपर दबाव डालने लगे हैं रिगार्डिंग ऊर्जा आयात के ऊपर, रशिया से हम लोग जो तेल इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया है, उसके बाद ये पुतिन का पहला विजिट है जी इंडिया में। तो ये 3-4, और उसके बाद हम इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण इम्प्रूवमेंट्स या एनहांसमेंट्स होने वाले हैं इंडिया रशिया डिफेंस टाइज। ये चारों पॉइंट्स मैं विस्तार में थोड़ा बात करना चाहता हूँ।
पहली बात यह है कि देखिए, ये वार्षिक शिखर सम्मेलन हमेशा रशिया और इंडिया के बीच में होता रहा है। 2010 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ और उसके बाद ये वार्षिक सम्मेलन शुरू होने लगा। उसके बाद ये ग्रेजुअली स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बन गया। ये सिर्फ रूस के साथ है, ऐसा नहीं। ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये है कि यूक्रेन युद्ध आरंभ होने के बाद जी ये भारत में पहली बार पुतिन आ रहे हैं और उसमें इस विजिट को वॉशिंगटन और यूरोप के कई देश। रवि जोशी जी, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन चूंकि अभी इंतजार है इस बात का कि राष्ट्रपति पुतिन कब भारत पहुंचने वाले हैं, तो हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर बने हुए हैं। नई दिल्ली से अखिलेश सुमन भी इस बने हुए हैं, साथ ही 7LKM से चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत बेसब्री से इस बात का इंतजार हो रहा है कि कब राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे, कब तक आगमन होगा राष्ट्रपति का और उसके बाद की क्या कुछ तैयारियां आज के लिए? देखिए, जो अभी तक की सूचना है उसके मुताबिक 6:30 बजे के करीब रूस के राष्ट्रपति पुतिन का विशेष विमान पलम हवाई अड्डे पर उतरेगा और हवाई अड्डे पर उतरने के बाद, जैसा कि आप जानते हैं कि उन्हें एक होटल में रुकने का कार्यक्रम है मोरिया में, और उसके बाद रात में जो एक कार्यक्रम है वो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक प्राइवेट डिनर उनके करना है। वह प्राइवेट डिनर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए, ये जो इस समय की जो क्लिष्ट स्थितियां हैं जिसके बारे में पहले के दो विशेषज्ञ बता रहे थे, उन क्लिष्ट स्थितियों पे कई बार होता है कि आपसी चर्चा, एक अकेले में चर्चा, एक रिस्ट्रिक्टेड मीटिंग होती है जिसमें कि उस बात पे चर्चा होती है। और मुझे इस बात की पूरी संभावना है कि आज रात में जब मिलेंगे प्राइवेट डिनर पे, तो प्राइवेट डिनर पे इन सारे मसलों पे, अंतर्राष्ट्रीय से लेकर राष्ट्रीय जो द्विपक्षीय है, उसके अलावा जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, रूस यूक्रेन युद्ध है, उसके अलावा जो गजा इजराइल का मामला, इन सारे मसलों पे बात होगी। क्योंकि देखिए, रूस P5 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है, फाउंडर स्थायी सदस्य है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और भारत ने हमेशा ये शांति के प्रयासों को सहमति दी है, चाहे रूस यूक्रेन का मामला हो या इजराइल हमास का मामला हो, इन दोनों के बीच में भारत में शांति की अपील की है। तो ये जो मसले हैं, इन मसले पे रूस और भारत की क्या रणनीति रहेगी आपस में, क्योंकि देखिए, अभी गजा में एक रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू होना है। उस रिकंस्ट्रक्शन के पहले हो सकता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय एक वहाँ की सुरक्षा स्थापित करनी पड़े। तो इसमें रूस और भारत की क्या भूमिका होगी, किस तरीके से उसे यूएन का सैंक्शन मिलेगा, ये सारी बातें हैं जिसपे अनौपचारिक चर्चा आज प्रधानमंत्री। बिल्कुल अखिलेश, जो आप बात कह रहे हैं महत्वपूर्ण है कि एक तरीके से दौरे की शुरुआत जो है वो एक अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से शुरू होने जा रही है। महत्वपूर्ण। चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ लोक कल्याण मार्ग जो कि प्रधानमंत्री का आवास है उसके बाहर से। चंद्रशेखर, मॉस्को से आया मेरा दोस्त, मतलब इंतजार की घड़ियां थोड़ी सी बची हैं और ऐसे में दो देशों के प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख ही नहीं बल्कि दो ऐसे नेता जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, करीबी मित्र हैं, उस लिहाज से भी इस पूरे दौरे पे सबकी नजर है। चंद्रशेखर। बिल्कुल आर्येंद्र, बहुत सही आप बोल रहे हैं। कुछ ही देर में ये इंतजार खत्म हो जाएगा, राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच जाएंगे। लेकिन जहां तक दोनों देशों की दोस्ती की बात है, तो ये ऐतिहासिक दोस्ती रही है। इतिहास का जो पैमाना है उसमें ये दोस्ती खरी उतरी है। और अब एक नया अध्याय, आज जब राष्ट्रपति पुतिन यहाँ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री मोदी से उनकी निजी मुलाकात सबसे पहले होगी, तो एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और भारत और रूस के अगर हम संबंधों की बात करें, तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें भारत और रूस के बीच में साझेदारी ना बढ़ रही हो। चाहे हम डिफेंस की बात करें या उसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उनकी हम बात करें, कृषि की हम बात करें, एजुकेशन की हम बात करें, उसके अलावा पीपल टू पीपल कनेक्ट की हम बात करें, भारत और रूस के बीच में काफ़ी जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। व्यापारिक रिश्ते भी पहले से काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। और खासकर पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की केमिस्ट्री की हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। दो देशों के बीच में संबंध तभी मजबूत होते हैं जब दोनों देशों के नेतृत्व के बीच में काफी अच्छी केमिस्ट्री हो। और ये हमने देखा भी है जगह जगह पर जहां जहां प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात होती है। जी बिल्कुल, और ये मुलाकात का दौरा स्तर जो है वो लगातार बढ़ता भी जा रहा है, व्यापक भी होता जा रहा है। और सुशील जी, जब इस तरीके की मुलाकातें होती हैं,
अनौपचारिक से शुरुआत होना और उसके बाद औपचारिक, हम जानते हैं कि कल द्विपक्षीय वार्ता होनी है विशेष तौर पर, तो ये अनौपचारिक शुरुआत किस हद तक एक पुश देती नजर आती है जब औपचारिक बात होगी? देखिए, जनरली मैं बात करूं, जब अनौपचारिक बात होती हैं जहां पे खाली लीडर्स होते हैं, उनके बहुत क्लोज एड होते हैं, तो उसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो कि पब्लिकली बात नहीं करना चाहते हैं और बहुत ही खुल के उसमें विचार विमर्श हो पाता है। और जहां तक अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की, अगर याद हो तो जब एससीओ के लिए चीन गए थे तब भी वो उनकी दोनों ने गाड़ी शेयर की थी और कार में बैठ करके उनकी आपस में बातचीत हुई थी। बल्कि राष्ट्रपति पुतिन ने उनका हमारे प्रधानमंत्री जी का इंतजार किया था क्योंकि वो अलग से उनसे बात करना चाहते थे। तो ये एक बहुत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो हिस्सा होता है विजिट का, वो ये जो अनौपचारिक पर्सनल बात होती है वो होता है। वहां से पूरी जो विजिट है या जो भी डिस्कशंस होते हैं उसकी जो है टोन सेट होती है। तो ये जो आज जो मुलाकात होने वाली है प्रधानमंत्री मोदी की और राष्ट्रपति पुतिन की, अनौपचारिक डिनर भी है उसके बाद में, बहुत लिमिटेड उसमें अटेंडेंस होगी, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपके संवाददाता बता रहे हैं कि उस दौरान, उस बातचीत के दौरान, क्योंकि आज का प्रोग्राम ही केवल वही उसी का प्रोग्राम है, एक तो बातचीत है, उसके बाद डिनर है, तो सारा डिस्कशन उनका भारत और रूस के संबंध और जो भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है ग्लोबली, वो सारा उसमें डिस्कशन होगा। बिल्कुल। और ये जो मुलाकातों का स्तर है, ये हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे एक विश्वसनीय दोस्ती क्या होती है उसका उदाहरण पेश कर रहे हैं दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष। और कब कब किस किस तरह से यात्राएं हुई हैं, मुलाकातें हुई हैं, जिसके आधार पर हम ये कह रहे हैं कि ये एक टाइम टेस्टेड दोस्ती है। आर्येंद्र हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू आर्येंद्र। बिल्कुल ममता, और निश्चित तौर से अगर बात की जाए भारत रूस संबंधों के लिहाज से, तो जो यात्राएं होती हैं एक दूसरे देशों के नेताओं की, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है और इससे एक आधार दोस्ती का तैयार होता है। और भारत रूस अटूट मित्रता की नई ऊंचाई एक तरीके से इस बार अब दिखाई पड़ेगी। पीएम मोदी की रूस की यात्राओं का अगर जिक्र किया जाए तो 19 बार दोनों नेताओं की मुलाकात हो चुकी है। ये अपने आप में कुछ आंकड़े हैं जो बताने के लिए काफी हैं कैसे ये यात्राएं महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी 7 बार रूस का दौरा कर चुके हैं, 8 जुलाई 2015 में, उसके बाद 23 दिसंबर 2015 में, 31 मई 2017 में, 21 मई 2018 और 4 सितंबर 2019 और 22 अक्टूबर 2024 के एक तरीके से उन्होंने यात्रा की। लेकिन अगर बात की जाए 6 नवंबर 2001 की, जो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहली रूस का दौरा था, उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी और प्रधानमंत्री के साथ वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर रूस पहुंचे थे। तो इन तमाम यात्राओं का विवरण आता है जहां से भारत रूस के संबंधों में पीएम मोदी का वहां की यात्राएं, उसके साथ वो जुड़ाव, ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। और 19 बार मुलाकात होना अलग अलग मौकों पे, न सिर्फ द्विपक्षीय यात्राओं के दरमियान बल्कि वैश्विक मंचों पे भी जब जाते हैं तो वहां पे जो साइडलाइंस मीटिंग होती है वो ये बताने और जताने के लिए काफी है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री कैसी है। और इन मुलाकातों के चलते ही दोनों नेताओं के बीच बहुत बेहतर दोस्ती और शायद करीबी संबंध भी है। राष्ट्रपति पुतिन की अगर भारत की यात्राओं की बात की जाए, 2014 के बाद से वो 4 बार भारत का दौरा कर चुके हैं। 10 दिसंबर 2014 को, 6 दिसंबर 2021 को, 4 अक्टूबर 2018 को और 14 से 17 अक्टूबर 2016 तक ब्रिक्स समिट जब गोवा में हुआ तो उस वक्त आए थे। तो ऐसे ये 4 ऐसे मौके थे 2014 के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन भारत का दौरा कर चुके हैं और ये एक तरीके से 5वीं उनकी यात्रा होगी। बेहद महत्वपूर्ण है इस लिहाज से भी क्योंकि इस पूरी यात्रा को भारत रूस के संबंधों में एक परिवर्तनकारी युग के आधार के तौर पर कहा जा रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हाई प्रोफाइल दौरों के लिहाज से अगर बात की जाए तो सिर्फ प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पुतिन का ही दौरा ही नहीं बल्कि हमारे विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों के दौरे भी हाल फिलहाल में जो रहे हैं उसने भी एक बड़ा आधार तैयार किया है। 19 नवंबर 2025 को विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का रूस का दौरा हुआ। 26 जून 2025 को चीन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अपने जो रूसी समकक्ष है उनसे मुलाकात हुई थी। एससीओ बैठक के दरमियान जब रक्षा मंत्रियों की एससीओ बैठक हो रही थी उस वक्त चीन के शहर में वहां पे मुलाकात हुई थी। इसी प्रकार से 19 से 21 अगस्त 2025 तक विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर का रूस का दौरा हुआ था और 7 से 8 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवाल का रूस का दौरा हुआ था। ये तमाम यात्राओं को हम
अगर देखें तो हाल फिलहाल के समय में जो हाई लेवल प्रोफाइल्स मीटिंगें हुई हैं, बैठकें हुई हैं, दौरे हुए हैं, साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और किस प्रकार से रूस के राष्ट्रपति का भारत का दौरा रहा है, तो इन्होंने एक आधार तैयार किया है। और इस बार की जो राजकीय यात्रा है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, भारत की 2 दिन की, वो भी एक बड़ा परिवर्तन लेकर एक तरीके से आने वाली। और शायद यही जो केमिस्ट्री है ममता, वो भी हम लोग एक बार फिर से देखने को मिलेगी, जो इस वक्त इन तस्वीरों में दिखाई पड़ रही है। ममता जी बिल्कुल, और यही केमिस्ट्री हमें अभी कुछ देर के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन का आगमन होगा और उसके बाद जब वो प्रधानमंत्री से अनौपचारिक मुलाकात करेंगे, तो यही दृश्य हमें दोबारा देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे इस विशेष कार्यक्रम के साथ। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, अनजान ऐप से बचें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। और इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पे बमुश्किल कुछ देर में आने वाले हैं, और ऐसे में 2 दिन की उनकी इस राजकीय यात्रा को लेकर हम लगातार इस प्रकार के विशेष कार्यक्रम तक आपके माध्यम तक हर खबर पहुंचाते रहेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, सुशील कुमार सिंघल जी, रवि जोशी जी, इसके अलावा हमारे सहयोगी संवाददाता चंद्रशेखर जोशी, इसके अलावा अखिलेश सुमन भी हमारे साथ लगातार बने हुए। रवि जोशी जी, क्योंकि हमने अभी देखा कि यात्राएं कितनी बार हाल फिलहाल के समय में हुई और दोनों नेताओं की एक दूसरे देशों में यात्राएं और कितनी बार मुलाकातें, ये कैसे एक बड़ा आधार तैयार करती है, जिसको लेके हम बात करते हैं कि दोनों देशों के बीच काफ़ी करीबी संबंध हैं, रणनीतिक संबंध है, स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है वो और बेहतर नए स्तर तक जाती है। उसमें ये यात्राएं कितना बड़ा आधार तैयार करती हैं और मौजूदा यात्रा उसमें कैसे बदलाव लेकर आएगी? रवि जी। ये देखिए, ये यात्रा तो ये दोनों मुख्य तौर पर जो होती है, वो जो दोनों नेताओं के बीच में जो शिखर सम्मेलन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो क्योंकि जब भी शिखर सम्मेलन होता है तो एक 2+2 फॉर्मेट की मीटिंग भी होता है। वो 2+2 फॉर्मेट में हमारे विदेश मंत्री और हमारे रक्षा मंत्री रशिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से भी बातचीत करेंगे। उस बातचीत के दौरान कई नए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे और कई मुद्दों के बारे में विस्तार से बात किए जाते हैं। वैसे तो जयशंकर हमारे विदेश मंत्री कई बार संजय लेवल ऑलमोस्ट हर 6 महीने वो मिलते रहते हैं, और रिसेंटली हमारे NSA भी वहाँ गए थे। उन्होंने NSA डोवल साहब भी पुतिन से मिले थे। ये एक अनयूजुअल बात है, क्योंकि NSA अपनी NSA लेवल के तौर पर ही मिलते हैं, मगर पुतिन साहब से भी उन्होंने मुलाकात की है। तो इसमें ये जो एक करीबी जो रिश्ता है ये नजर आती है। ये एक सिर्फ एक औपचारिक ऑप्टिक्स नहीं है, सेरेमोनियल ऑप्टिक्स की बात नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही क्लोज एंड प्रॉक्सिमेट रिलेशनशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और कई बार इन लोगों ने फोन पर भी बात कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी जी के साथ, और स्पेशली यूक्रेन युद्ध जब आरंभ हुआ था तो उसके बाद कई बार उन्होंने फोन पर बात भी किया है। और मोदी जी ने उनको, पुतिन को ये भी कहा था कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर करके एक सिग्नल दिया था, जिससे यूरोप में और वेस्ट अमेरिका में भी बहुत ही एक आशादायक एक बात पैदा हुई थी कि शायद पुतिन मोदी जी की बात सुनेंगे और इस पर एक सीज फायर हो सकता है, कि ये एक आशा पैदा हुआ था। इसलिए अभी जो ये जो दौरा हो रहा है, इसको कई यूरोपियन कैपिटल्स में और वॉशिंगटन में बहुत ही क्लोजली वॉच करते हैं जी। इसके बाद में क्या निकलेगा, इसको क्लोजली वॉच करते हैं, क्योंकि रिसेंटली प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक 28 पॉइंट प्लान अनाउंस किया था टू एंड द वॉर इन यूक्रेन। तो उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के एक राजदूत स्टीव विटकॉफ
मॉस्को गए और पुतिन से मिले और इसके बारे में चर्चा भी किया। और पुतिन ने कहा कि एक फ्रेमवर्क हो सकता है फॉर नेगोशिएशन एंड पीस एंड सीज़फायर। तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने भी ये बात कहा था कि दिस कैन बी एन एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क, के ऊपर चर्चा हो सकती है जी। और उसके बाद फ्रांस और जर्मनी के नेता लोगों ने भी जेलेंस्की के साथ सपोर्ट किया और बोला और कहा कि इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो और हम जानते हैं कि कैसे रवि जी की राष्ट्रपति पुतिन ये बात भी सामने रख चुके हैं कि किस तरह से भारत के प्रधानमंत्री इस संघर्ष को समाप्त करने के साथ साथ किस तरह के शांतिपूर्ण प्रयासों के लिए लगातार सक्रिय हैं। ये बात राष्ट्रपति पुतिन भी हमारे को कह चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं, अजय मिश्र और हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत से अजय मंडपम मिश्र हमारे साथ जुड़े हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वहाँ भारत रूस बिजनेस फोरम की महत्वपूर्ण बैठक। और अजय मिश्र, हम जानते हैं कि किस तरीके से आर्थिक स्तर पर दोनों देश जो अभी तक प्रगाढ़ आधार के ऊपर आगे बढ़ते आए हैं, अब लक्ष्य और विस्तृत है सामने, क्योंकि अभी अगर हम लगभग 70 बिलियन तक का व्यापार कर रहे हैं तो आगे हमको उसको 100 बिलियन पहुंचाना है 2030 तक। आज क्या कुछ बड़ी बातें निकलकर सामने आ रही हैं? धन्यवाद ममता जी। सबसे बड़ी बात तो ये सामने आ रही है कि भारत और रूस के बीच में जो कारोबारी संबंध हैं वो नई ऊंचाइयों पर इसलिए जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि अब ये नए विस्तार को प्राप्त हो रहे हैं। इस वक्त आप देखें जो पूरी थीम दी गई है इंडिया रशिया बिजनेस फोरम की, वो है बैलेंस ट्रेड और शेयर्ड ग्रोथ। यानी न केवल रशिया बल्कि पूरी दुनिया इस बात को समझती है कि अगर आपको आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ना है तो भारत को नज़रअंदाज करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि बड़ी इकॉनमीज़ में आप देखिए कि भारत सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जो इस वक्त स्थिति है भारत की वो इसे न केवल, माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा सा मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है स्टूडियो से, अगर प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर पाएँ तो बहुत मुश्किल नहीं होगी मेरे लिए। अजय अपनी बात जारी रखें। इसमें बहुत ज्यादा ठीक है अजय, हम आपके पास में आते हैं इस इशू को रेक्टिफाई करके हम आते हैं आपके पास में। तो हमारे साथ में खास मेहमान भी लगातार बने हुए हैं, दो हमारे रिपोर्टर और भी हैं, अखिलेश सुमन जी भी बने हैं और चंद्रशेखर जोशी भी हैं। अखिलेश सुमन जी, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि बीते साल प्रधानमंत्री मोदी की 2 यात्राएं एक तरीके से रूस को रही हैं। जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो रहा है उसमें हमने देखा है कि कैसे सैंक्शंस लगाने की बात रूस पे भी होती रही है, किस प्रकार से उसको अलग थलग करने का प्रयास रहा है, लेकिन भारत रूस की दोस्ती तमाम प्रकार के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में अटूट रिश्ते की तरीके से दिखाई पड़ती रही है। तो ये भी इस बात को तस्दीक करता है कि भारत और रूस के जो संबंध मुश्किल दौर में भी कसौटी, वक्त की कसौटी पे खड़े होते हुए हमेशा उतरे हैं। वो हमने बीते कुछ वर्षों में भी देखा है। अखिलेश जी। देखिए, निश्चित तौर पे भारत का एक प्रिंसिपल रुख रहा है कि कोई भी सैंक्शन, हम सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का जो अगर सैंक्शन है उसके प्रतिबंध है, सिर्फ उसी को हम मानते हैं। हम किसी इंडिविजुअल कंट्री के या इंडिविजुअल ग्रुप के प्रतिबंध को नहीं मानते। तो इसलिए रूस पर जो भी प्रतिबंध या तो वेस्ट ने लगाया हो या अमेरिका ने लगाया हो, उन प्रतिबंधों को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं, क्योंकि भारत का हमेशा ये मानना रहा है कि जो व्यक्तिगत जो मुद्दे हैं दो देशों के बीच में या दो समूहों के बीच में वो खुद हल करें। इसमें पूरी दुनिया को शामिल करने वाली एक ही बॉडी है, वो है यूएनओ। अगर यूएनओ से कुछ होता है तब हम मानते हैं, नहीं दे। तो इसीलिए रूस और भारत की जो संबंध है वो आज़ादी के बाद से ही आप देख रहे हैं, लगातार जब 2 ध्रुवीय दुनिया थी उसी समय हमने भले ही गुटनिरपेक्षता की बात कही, लेकिन रूस के प्रति हमारा झुकाव था, एक सोशलिस्ट अर्थव्यवस्था के प्रति था। और इसलिए रूस में जब 71 में लड़ाई हुई तो उस समय भी रूस हमारे साथ खड़ा था और इसने हमारी विजय को सुनिश्चित करने में भी हमें एक नैतिक साहस मिला था। तो और आज भी जब देखिए जब पहलगांव जो घटना हुई, पहलगांव की घटना के बाद भी रूस हमारे साथ लगातार खड़ा रहा। और ख़ास तौर पे जब आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो पाकिस्तान के जो सेनाध्यक्ष हैं उनको बुलाकर उनकी पीठ थपथपाई, तो निश्चित तौर पे हमारे लिए चेतने वाली बात थी कि हम जिस पर भरोसा पहले से करते रहे उसी पर हम भरोसा कर सकते हैं। और रूस पर हम लगातार भरोसा करते रहे और रूस लगातार हमारे साथ रहा है और इसलिए हम रूस के साथ दिखते हैं, हम रूस के साथ खड़े रहते हैं।
अभी चीन में जो पूरे विजुअल दिखे थे कि रूस के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी थे, तो इससे भी थोड़ा सा अमेरिका को अखड़ा था। लेकिन हमने अपनी बात को साबित किया कि देखिए हम बहुध्रुवीय दुनिया में विश्वास करते हैं। हमारे जो समूह है, हमारे समूह अगर अमेरिका के साथ भी एक समूहीकरण है, क्वाड है, तो हमारा एक समूह जो है इधर एससीओ भी है, हमारे अन्य भी समूह है, जो इप्सा भी बना, इप्सा को एक तरीके से पुनर्जागृत किया गया साउथ अफ्रीका में। तो एक ऑटोनोमस जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उस ऑटोनोमस फॉरेन पॉलिसी में निश्चित तौर पे शांति के पक्ष में हम खड़े दिखते हैं, हम अपने राष्ट्रीय हित में खड़े दिखते हैं। और इसलिए जो राष्ट्रपति पुतिन की जो यात्रा हो रही है उस मामले में महत्वपूर्ण है कि हम दुनिया की असंतुलित व्यवस्था के बीच भी हम चाहते हैं कि भारत और रूस के जो संबंध है वो सुदृढ़ धरातल पर खड़े हैं और खड़ा रहे। हम जी, और वक्त बदलते वक्त के साथ भी तमाम चुनौतियां आई हैं अखिलेश, लेकिन दोनों देश मजबूती देना चाहते हैं, अपने संबंधों को प्रगाढ़ करने की दिशा में लगातार कदम उठाते रहे हैं। हमारे साथ चंद्रशेखर जोशी भी जुड़े हुए। चंद्रशेखर, प्रधानमंत्री आवास में आज अनौपचारिक बैठक होनी है प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति पुतिन के साथ, जब उनका आगमन हो जाएगा भारत में। लेकिन एक तो ये बात होती है कि आप अनौपचारिक रूप से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये जो मुलाकातें हैं इनसे पहले भी ग्राउंड वर्क रेडी हो चुका होता है। और ये हम देखते रहे कि कैसे पिछले कुछ महीनों में उच्च स्तरीय दौरे भी हुए हैं यहाँ से, और आज भी हम दिन भर देख रहे हैं कि जो बयान सामने आ रहे हैं वो ये दिखाते हैं, इस बात की तस्दीक करते नजर आते हैं कि ग्राउंड वर्क तैयार था। लेकिन इस वक्त की क्या बड़ी खबर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह की जब विजिट होती है तो उससे पहले ग्राउंड वर्क पूरा तैयार हो जाता है। इस वक्त मुझे सरकार के सूत्रों के हवाले से कुछ खबर आ रही है, वो आपके साथ मैं साझा करना चाहता हूं। और सूत्रों का कहना है कि ये जो विजिट है प्रेसिडेंट पुतिन की, इसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन जो है वो सबसे ज़्यादा उस पर केंद्रित रहेगी विजिट। और साथ ही साथ भारत ये आशा करता है कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो किसी तरह से सुधर जाए, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट काफ़ी है दोनों देशों के बीच में। तो इसको सुधारने के लिए भारत आशा कर रहा है रूस से, और इसके लिए काफ़ी काम भी किया गया है दोनों ओर से। आपने देखा है कि हाल में विदेश मंत्री और भारत सरकार के कई आला अधिकारी रूस गए थे, रूस के अधिकारी भी भारत आए थे, तो काफ़ी इसके लिए काम किया गया है। और खासकर फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल है, कृषि है और मैरीन प्रोडक्ट जो है, इस पे भारत की ये कोशिश है कि इसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जाए रूस को। और साथ ही साथ इंडिया के जो अन्य प्रोडक्ट हैं वो भी उनको एक बड़ा बाजार मिले, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं उसमें भारत चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारत के लिए बढ़े पहले से ज़्यादा। तो उससे भारत को भी फायदा होगा, भारत में जॉब क्रिएशन होगा, साथ ही साथ जो किसान हैं उनको भी फायदा होगा। तो भारत चाहता है कि जो किसानों का प्रोडक्ट है उसके लिए भी रूस में बाजार और बढ़ाए जाएं पहले से ज़्यादा। और आपको ये भी बता दूं कि जो MOU साइन होने हैं दोनों देशों के बीच में, उसमें सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि पीपल टू पीपल रिलेशन है, मोबिलिटी पार्टनरशिप्स है, और उसके अलावा कल्चर एंड साइंटिफिक कोलैबोरेशन में ये MOU साइन हो सकते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ अजय भी जुड़ गए। अजय, क्योंकि बात व्यापार की हो रही है, तो जो बात चंद्रशेखर कह रहे हैं, अगर सरकार के सूत्रों से खबर आ रही कि साहब, चूंकि पुतिन साहब के साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी आ रहा है, बैठकों के दौर को लेकर आप लगातार उसको फॉलो भी कर रहे हैं, तो भारत के साथ जो ट्रेड इम्बैलेंस का जो मामला है रशिया के साथ को लेकर, जो व्यापार घाटे का इशू है, उसको बेहतर करने के लिहाज से कई जो समझौते होंगे वो काफ़ी मददगार होंगे व्यापारिक रिश्तों के लिहाज से। और शायद जो तमाम क्षेत्र जो बता रहे हैं, शिपिंग, फार्मास्यूटिकल्स और जो मोबिलिटी को लेकर अगर MOUs होंगे, तो ये तो बहुत बड़ा एक व्यापारिक तरीके से गतिविधि को बढ़ा देंगे। अजय, बिल्कुल सही कहा आपने आर्येंद्र, और शायद एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जा रहा है जो भारत और रूस के बीच में इस बार की जो एनुअल समिट है। आर्येंद्र, सबसे बड़ी बात है पूरी दुनिया में केवल 2 ही ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत एनुअल समिट करता है। पहला है जापान और दूसरा है रूस। आपने देखा कि जापान इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर एक बहुत बड़े सहयोगी के तौर पर उभरा है और भरोसा करता है भारत की क्षमताओं पर, भारत के टैलेंट पर। और किस तरह से आपने देखा कि भारत और जापान के रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। एनुअल समिट हम जापान के साथ करते हैं, उसकी वानगी हमारे साथ है, और हमने एक तरह से अगले दशक का एक खाका तैयार कर रखा है जापान के साथ। ठीक उसी तरह से रूस पूरी दुनिया में जापान के अलावा सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ हम एनुअल समिट करते हैं। हर साल
रूस के राष्ट्राध्यक्ष भारत आते हैं और भारत के प्रधानमंत्री रूस में जाकर के इस एनुअल समिट में हिस्सा लेते हैं। दूसरी बात, जब पूरी दुनिया में डी डॉलराइजेशन की बात हो रही है और यह हो रही है कि लोकल करेंसी में ट्रेड किया जाए, आज भारत और रूस शायद दो ऐसे देश हैं जो 90% व्यापार अपने लोकल करेंसी में यानी रुपए और रूबल में करते हैं। यह दिखाता है कि कितना बड़ा भरोसा एक दूसरे की इकोनॉमी पर है। रही बात ट्रेड डेफिसिट की, जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस की यात्रा की थी तो उस वक्त यह लक्ष्य रखा गया था कि 2025 तक हम $30 बिलियन तक के ट्रेड पर पहुंचेंगे। लेकिन आप देखिए आज हम कहां खड़े हैं, आज हम दोगुने से भी ज्यादा खड़े हैं, 69 करीब $70 बिलियन के आसपास खड़े हैं। और अगर आप ये टारगेट करते हैं और दोनों लीडर्स ने ये तय किया है कि 2030 तक हम इसको $100 बिलियन तक लेकर के जाएंगे, तो यहां पर जो बिजनेस फोरम आज बैठक जो हुई है उसमें तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि ये आंकड़ा बहुत ही आसानी से पार कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो पुराने क्षेत्र हैं जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस और क्रूड ऑयल, अगर 3 सेक्टर्स को छोड़ दें और जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस ज्यादा होते हैं, अब फोकस प्राइवेट कंपनीज टू प्राइवेट कंपनीज यानी कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशंस उस सहयोग पर ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। और कई सारे सेक्टर्स में आप एमओयूज होते हुए दिखाई देंगे। लॉजिस्टिक्स मुझे बताया जा रहा है कि शायद एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें एमओयू साइन होने जा रहा है। एनर्जी के फील्ड में हम और ज्यादा कोलैबोरेट करते हुए नजर आएंगे और भारत की युवा शक्ति को रूस में जो असीम संभावनाएं हैं उससे फायदा मिलता हुआ नजर आता दिखाई दे रहा है। बिल्कुल जल्दी से एम्बेसडर सिंघल, क्योंकि इस बात को समझना जरूरी है कि सरकार अब एक ऐसा आधार तैयार कर रही है कि जो व्यापारिक वर्ग है, जो हमारा बिजनेस जो लीडर्स हैं, उनके बीच इस प्रकार के आधार तैयार कर रही है ताकि व्यापारिक गतिविधियां बढ़ें। खासतौर से एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, इसको लेकर बड़ा चर्चा हो रही है कि संभवतः इसमें बड़ा एक तरीके से सहयोग होता हुआ दिखाई पड़ेगा कल दोनों देशों के बीच में। एम्बेसडर सिंघल जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो फोकस जो है इस विजिट का बिजनेस पर ज्यादा है, क्योंकि भारत भी अपनी पूरी तरह पुरजोर कोशिश कर रहा है कि हम ट्रेड को डाइवर्सिफाई करें, क्योंकि अभी तक हमारा लॉपसाइडेड है कि कुछ ही देशों के साथ में हमारे व्यापारिक संबंध हैं। भारत अपने व्यापारिक संबंध बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और जैसा कि अभी कहा जा रहा है कि 2030 का हमारा टारगेट $100 बिलियन का है, लेकिन उसमें हम जो भारत के जो एक्सपोर्ट हैं वो बहुत कम है, करीब 5 से 6 बिलियन डॉलर के करीब हमारा एक्सपोर्ट है। तो अब इसमें जो प्रेसिडेंट पुतिन की भी खुद की डायरेक्टिव है कि वो भारत से ज्यादा जितना भी हो सकता है उसको ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए। तो उसमें वो नए नए सेक्टर्स में आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जैसा कि अभी उसके बारे में मोबिलिटी के बारे में बात हो रहा है कि वो जो है करीब 1 मिलियन इंडियन को वो बुलाना चाहते हैं ताकि वहां पर जो उनकी समस्या है, एक तो वो बहुत बड़ा सेक्टर होगा। दूसरा, जैसा कि अभी एग्रीकल्चर के बारे में बात हो रही थी या फार्मा के बारे में, फार्मा ऑलरेडी बहुत बड़ा एक्सपोर्ट है लेकिन उसमें बहुत स्कोप है। और सबसे बड़ा स्कोप मेरे विचार से इसमें स्मार्टफोन के बारे में है, क्योंकि अभी जो हमारा शेयर है स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट का वो करीब $75 मिलियन के ही हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां स्कोप बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, तो कई सेक्टर्स हैं सर जहां पे बहुत स्कोप एक तरीके से हो, शायद इसीलिए राष्ट्रपति पुतिन के साथ एक बड़ा डेलीगेशन रूस से भारत की यात्रा पर है और इस लिहाज से ये दौरा काफी अहम हो जाता है। हम चलते हैं हमारी सहयोगी ममता के पास में और समझने की कोशिश करेंगे राष्ट्रपति पुतिन के साथ में जो डेलीगेशन आ रहा है उसमें कौन कौन से प्रमुख चेहरे हैं, कौन कौन से लोग हैं और बिजनेस लीडर्स की तरफ से भी लिहाज से बात की जाए, एक बड़ा डेलीगेशन है, तब समझ में आएगा इस पूरे दौरे का आधार कैसे व्यापक होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप सीधे चलते हैं अपनी सहयोगी ममता के पास। ममता, ओवर टू यू। यारेंद्र, ये बात सही है कि दोनों देशों के बीच जिस तरीके की संभावनाएं हैं वो अपार हैं, लेकिन इन संभावनाओं को तलाशने और आगे बढ़ने के लिए किस तरीके से कदम बढ़ाया जाएगा ये इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि राष्ट्रपति पुतिन जब भारत आ रहे हैं तो उनका डेलीगेशन में कौन कौन है। एक नजर डालिए इन नामों पर भी, क्योंकि इस डेलीगेशन में 7 मंत्री भी हैं जो शामिल हैं। रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, परिवहन मंत्री, आर्थिक विकास मंत्री, वित्त मंत्री और साथ में गृह मंत्री। अगर आप इसको नजर मारें तो आप ये समझ सकते हैं कि जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि डिफेंस में हो सकता है, फार्मा के क्षेत्र में हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, ये तमाम वो वरिष्ठ मंत्री हैं ये राष्ट्रपति पुतिन के मंत्रिमंडल के, जिनका साथ में आना इस बात को दर्शाता है कि इन क्षेत्रों में कुछ आगे हो सकता है, ठोस कदम उठाने का एक ऑप्शन हमारे सामने होगा। इसके अलावा कौन साथ आ रहे हैं? डेलीगेशन में रूस की सेंट्रल बैंक की गवर्नर आ रही हैं, उप विदेश मंत्री भी आ रहे हैं, कस्टम विभाग के अधिकारी भी इस डेलीगेशन का हिस्सा है, तो वित्तीय निगरानी
संस्थान के प्रतिनिधि भी इसका हिस्सा हैं और ये इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि किस तरीके से वित्त क्षेत्र में यानी व्यापार ट्रेड में हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कौन सी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना चाहिए। तो इन सब का यहाँ आना इस बात को भी स्पष्ट करता है। सैन्य तकनीकी सहयोग विभाग के प्रमुख, हम जानते हैं कि सैन्य उपकरणों के साथ साथ सैन्य तकनीक का वो क्षेत्र है जिसमें दोनों देश बहुत गहराई से साझेदार हैं। रोसाटॉम जो वहां के परमाणु विभाग है और वेब आरएफ कंपनियों के प्रमुख भी, साथ में स्टेट बैंक के भी प्रमुख आ रहे हैं। तो हम जानते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के दिग्गज अधिकारी तो आ ही रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसे परमाणु क्षेत्र के अंदर जो छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उनको लेकर भी इस बात की सूत्र कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ आगे हम कदम बढ़ा सकते हैं, समझौता हो सकता है। इसलिए रोसाटॉम के अगर अधिकारी आ रहे हैं तो वो भी इस बात को स्पष्ट करते हैं। कई बड़ी कंपनियों के शीर्ष अधिकारी आ रहे हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि रूस का इस बात को लेकर गंभीरता से काम करने को तैयार है कि भारत का जो ट्रेड डेफिसिट है जो लगभग 63.7 बिलियन डॉलर का है उसे हम कैसे कम कर सकते हैं। नई दिल्ली में भी हम आपको सामने तस्वीर रख दें कि राष्ट्रपति पुतिन का आगमन होने में बस कुछ ही देर का वक्त रह गया है और ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम है पूरे पुख्ता है। किस तरीके से पूरी सुरक्षा चाक चौबंद है और उनके आने से लेकर उनके प्रस्थान, उनके जाने तक हर चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। 5000 पुलिसकर्मी भी तैनात हैं और साथ ही विशेष यातायात प्रबंध भी किए गए हैं ताकि जो ये दौरा है इसमें कहीं कोई कमी ना रह जाए। और सुरक्षा को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसियां तो सक्रिय हैं ही, दिल्ली पुलिस भी मुस्तैदी से अपना काम करती नजर आ रही है, लेकिन सुरक्षा को देखते हुए ही ड्रोन रोधी प्रणाली को भी सक्रिय किया गया है। बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा दिया गया है क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन अगर भारत आ रहे हैं तो उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा दी जा रही है और तकनीकी रूप से भी निगरानी चप्पे चप्पे की जा रही है ताकि ये सुरक्षा पूरी तरह से पुख्ता रहे। संवेदनशील स्थानों पर तो कड़ी निगरानी है ही, स्वास्थ्य की जो टीम्स हैं वो भी तैनात हैं। आतंकवादी रोधी इकाइयों को भी सक्रिय किया गया है और स्नाइपर्स और क्यूआरटीज भी तैनात हैं जो दिखा रहा है कि किस तरीके से हर स्तर की सुरक्षा व्यवस्था को सक्रिय कर दिया गया है। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति पुतिन की निजी सुरक्षा टीम भी हमेशा उनके साथ आती है, साथ ही सीसीटीवी नेटवर्क्स की भी पूरी निगरानी की जा रही है, यानी तकनीक का पूरा प्रयोग किया जा रहा है ताकि हम इस सुरक्षा व्यवस्था को आगे कर सकें। और हर मिनट कोऑर्डिनेशन, हर सेकंड की कोऑर्डिनेशन इस वक्त नजर आ रही है तमाम सुरक्षा एजेंसियों में क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंचने वाले हैं। यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद दोनों देशों के संबंधों पर चर्चा आगे जारी रखेंगे। बने रहें हमारे साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। और छोटे से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। रूस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आने वाले हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक तरीके से आमंत्रण के बाद में ये रूस के राष्ट्रपति का दौरा होगा। 23वीं शिखर वार्ता होगी दोनों देशों के बीच में। राजकीय यात्रा पे 2 दिन के राष्ट्रपति पुतिन आ रहे हैं और हमारे साथ में इस विषय पे बात करने के लिए खास मेहमानों का पैनल लगातार मौजूद है। साथ ही साथ हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि जी, सवाल ये कि हम ब्रेक पर जाने से पहले इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इतना बड़ा डेलीगेशन और उस डेलीगेशन में भी अलग अलग सेक्टर्स के न सिर्फ मंत्री बल्कि अलग अलग सेक्टर्स के तमाम बिजनेस लीडर्स भी हैं। ये सीधे तौर पर इस बात का इशारा करता है कि अब जब यहाँ से दोनों देशों के बीच में दोस्ती को आगे बढ़ाने की कल विस्तार से बात होगी तो दायरा बहुत व्यापक होने वाला है। रवि जी, ये सही बात है। एक्चुअली ये बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन है, इसमें कोई दो राह नहीं है। हमेशा ये जो शिखर सम्मेलन होता है इसमें सिर्फ विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में बात होती है, मगर अभी पुतिन 7 मंत्रियों के साथ आ रहे हैं तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण एक निशानी है। मतलब एक दिशा दिखाती है कि हमारी रिश्ते अभी कितने नए सेक्टर्स में अभी आगे बढ़ने वाली है। और जैसे कि आपके एक करस्पॉन्डेंट ने कहा कि बिजनेस फोरम के साथ जो मीटिंग हो रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है, क्योंकि हमारे कॉरपोरेट बिजनेस वाले मॉस्को में या सेंट पीटर्सबर्ग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अभी तक किया नहीं है।
सिर्फ हमारे इंडस्ट्रीज वहाँ पर जो एक्सपोर्ट करती है वो है फार्मा और टी और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, ओके। और ज़्यादा हमारे टेक्नोलॉजी के इंडस्ट्रीज हो या स्टील इंडस्ट्रीज हो यहाँ पर, या इंफ्रास्ट्रक्चर वाले हो, ऐसे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो और ये जो पीपल टू पीपल एक्सचेंज की जो बात किया है लोगों ने, मैंने कई बार देखा हूँ जब भी मैं मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग गया हूँ, वहाँ पर जो इंडियन कम्युनिटी है वो बहुत ही आश्चर्यजनक है। मतलब मेरे को बहुत आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर इतने इंडियन स्टूडेंट्स मेडिकल साइंस में पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर। तो ये हमेशा रशिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स। तो ऐसे एक तो इसको बढ़ावा देना चाहिए। और हमारे स्टूडेंट जो यूजुअली यूरोप और अमेरिका की तरफ देखते हैं वो मॉस्को की तरफ बहुत कम देखते हैं। तो मॉस्को इज अ वेरी हाईली एडवांस्ड सेंटर फॉर बोथ मॉस्को एंड सेंट पीटर्सबर्ग, हाईली एडवांस्ड सेंटर फॉर मेडिकल साइंसेज। वहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और जाना चाहिए और हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भी वहाँ पर जाके वहाँ पर एक एक्सप्लोर करना चाहिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है इन द फील्ड ऑफ एनर्जी, इन द फील्ड ऑफ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन। उसमें ऑलरेडी ONGC ने काफ़ी हद तक प्रवेश किया है, मगर और भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ पर जाके वहाँ पर इन्वेस्टमेंट की प्रयत्न करना चाहिए। जी बिल्कुल, जाहिर है कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दोनों देशों के बीच सहयोग भी बढ़ रहा है और अब बहुत सारी संभावनाएं, मुझे लगता है कल तक बहुत ऐसी खुशखबरी आ जाएगी जो दोनों देशों के रिश्तों को और ज़्यादा विस्तार से परिभाषित करती भी नजर आएगी। हमारे साथ अखिलेश भी बने हुए। अखिलेश, अभी हम सुरक्षा की बात बता रहे थे कि हम किस तरीके से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं अलग अलग स्तर पर। राष्ट्रपति पुतिन का भारत आना, लेकिन एक दोस्त अगर भारत आ रहे हैं, बहुत ही प्रगाढ़ जिनको हम दोस्त मानते हैं, जब वो भारत, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहे हैं, जो सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं इनको कैसे हमें देखना चाहिए? क्योंकि उच्च स्तरीय सुरक्षा और विभिन्न कदम, तकनीक के साथ साथ जो मैन पावर है उसको भी डिप्लॉय किया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे कहे कि पुतिन जो है वो P5 के मेंबर हैं और उसके अध्यक्ष हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो सदस्य होते हैं उनकी सुरक्षा और ज़्यादा गहरी करनी पड़ती है, क्योंकि पुतिन एक हाई रिस्क इंडिविजुअल हैं और अभी जो है वो यूक्रेन के साथ संघर्ष में लगे हुए हैं, उनके साथ चल रहा है। उनको इस बात का भी खतरा हमेशा रहता है कि अमेरिका हो या यूरोपियन यूनियन हो, उनके साथ अच्छे संबंध नहीं है। तो ऐसे में भारत उनका आना, जो मुझे पता चला है कि तकरीबन 15 दिन पहले से उनकी एक टीम, सुरक्षा की टीम आ जाती है और आ गई है। उन्होंने जगह जगह पे रेकी भी की है, जहाँ जहाँ पुतिन को जाना है उन सारे इलाकों को किस तरीके से सैनिटाइज किया जाएगा, इन सारी चीज़ों को जानकारी उन्होंने ली है। और इसके बाद जब उनकी हरी झंडी मिली है, उसके बाद पुतिन का यहाँ आने का फाइनल डेट तय हुआ है, समय तय हुआ है। तो ये जो पूरी जो उनकी यात्रा का रूट होता है वो पूरी तरह सैनिटाइज होता है और यहाँ तक कि उनके सारे जो रहने की जगह है वो सारी जगह सैनिटाइज होती है। उनका कमरा, उनके सारे जो व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ें हैं, सारी चीज़ों पे पैनी नज़र होती है उनकी टीम की और उनकी टीम इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेती है। निश्चित तौर पे भारत चूँकि होस्ट है तो भारत को जो सुरक्षा छतरी प्रदान करनी है, जैसे आकाशीय मार्ग से या जमीन के मार्ग से, इन सारी चीज़ों की सुरक्षा की हमें व्यवस्था की है। और इस तरीके से कहें कि जैसे देखिए, राष्ट्रपति पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में नहीं गए ब्राज़ील में, राष्ट्रपति पुतिन दक्षिण अफ्रीका में जो G20 का शिखर सम्मेलन हुआ वहाँ पे नहीं गए, लेकिन राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली आ रहे हैं भारत के बुलावे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पे। तो निश्चित तौर पे उन्हें इस बात का पूरी तरह विश्वास है कि भारत में उनके सुरक्षा की पूरी गारंटी होगी, सुरक्षा का पूरा इंतजाम होगा और कोई भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी जिसमें कि इन दोनों देशों को एम्बेरस होना पड़े। तो इस बात की पूरी गारंटी होने के बाद ही उनकी यह यात्रा तय हुई है। तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि वो दिखे या ना दिखे, सुरक्षा की पूरी गारंटी है राष्ट्रपति पुतिन के लिए। और हर चप्पे पे, हर जगह पे, हर तकरीबन चाहे वो बायोलॉजिकल हो, न्यूक्लियर हो, किसी भी तरीके की चीजों के प्रति सुरक्षा जो हो सकती है वो सारी सुरक्षा उन्हें प्रदान की गई। भारत और जो रूस की सुरक्षा टीम है वो संयुक्त रूप से लगातार काम कर रही है। और जी,
और उनके चंद्रशेखर भी हमारे साथ में लगे हैं। चंद्रशेखर यही सवाल चंद्रशेखर यही सवाल आपसे, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन को लेकर दुनिया भर में कई प्रकार की खबरें तो लगातार छपती हैं और जो कौतूहल पैदा करती हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर, उनकी विशेष वाहन को लेकर, उनकी सुरक्षा के जो तमाम लेयर होते हैं उसको लेकर, और उसी उनकी सुरक्षा को ध्यान रखते हुए भारत ने भी उस प्रकार का सुरक्षा लेयर उनको एक तरीके से प्रोवाइड कराई है। क्योंकि चर्चाएं लगातार होती हैं और भारत के मीडिया में भी इसको लेकर बहुत चीज़ें लिखी जा रही हैं और कही जा रही हैं। चंद्रशेखर, बिल्कुल, देखिए, राष्ट्रपति पुतिन वैसे भी वो एक संवेदनशील व्यक्ति हैं और इस वक्त की हम बात करें तो ये वक्त उनके लिए काफ़ी संवेदनशील है और यही कारण है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं तो यहाँ पर उनको उच्च स्तर की, सबसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर प्रदान की गई है। और जो रूस का उनका अपना सिक्योरिटी अपरेटस है वो पहले ही करीब दौरे से 1 महीने 2 महीने पहले से ही यहाँ पर वो लोग पहुँच चुके थे। जो उच्च स्तरीय बैठकें होती है भारत की सुरक्षा एजेंसियों के साथ, वो बैठकें हो चुकी हैं। और साथ ही साथ राष्ट्रपति पुतिन अब जब एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे उसके बाद जब तक वो भारत में रहेंगे, भारत की ओर से उनको उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड की गई है। और भारत की अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो भारत पूरा कैपेबल है इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने में। और वक्त की नज़ाकत को भी हम देखें तो काफ़ी एक संवेदनशील उनका ये दौरा हो सकता है, क्योंकि रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। उसको देखते हुए पुतिन को काफ़ी खतरा भी है, लेकिन भारत में वो पूरी तरह से सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इसीलिए वो भारत आए हैं। कई अन्य देशों की, जैसे कि अखिलेश बता रहे थे कि कई अन्य देशों में कई तरह के कार्यक्रम हुए लेकिन राष्ट्रपति पुतिन वहां पर नहीं गए, लेकिन वो भारत आ रहे हैं। यही कारण है कि रूस को भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है और साथ ही साथ भारत पूरी तरह से सक्षम है इस स्तर की सुरक्षा व्यवस्था प्रोवाइड करने के लिए। बिल्कुल ममता, देख तो ये महत्वपूर्ण चीज ये है कि सुरक्षा देना के साथ साथ विश्वास भी है। मतलब राष्ट्रपति पुतिन को भरोसा है कि अगर वो भारत जा रहे हैं तो वो मित्रता को लेकर एक तरीके से आशान्वित भी हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर भी आशान्वित हैं। ममता जी बिल्कुल, हमारे संवाददाताओं में अभी अजय मिश्र भी बने हुए हैं। अजय, ये तमाम बातों के साथ अब रुख बदल जाता है कि अब व्यापार, जैसा कि कहा गया है कि व्यापार सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होगा राष्ट्रपति पुतिन के इस दौरे का। ऐसे में जब हम लगातार बात कर रहे हैं कि हमें नई संभावनाएं तलाशनी है, हमें ट्रेड डेफिसिट भी देखना है, कौन से ऐसे क्षेत्र लग रहे हैं जहां हम कॉम्प्लीमेंट करते नजर आ रहे हैं? यानी हमारी ताकत, फॉर एग्जांपल डिजिटल इंडिया, हमारी ताकत और रूस की ताकत मिलकर कुछ नए क्षेत्रों में नई संभावनाएं खोलते हुए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आज ही जो बिजनेस फोरम की मीटिंग हुई है उसमें जो मैक्सिम ओरेश्किन हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये जो डेप्यूटी क्रेमलिन चीफ ऑफ स्टाफ है मैक्सिम ओरेश्किन, उन्होंने स्पष्ट तौर पर ये कहा है कि वो बहुत बड़े डेलीगेशन के साथ भारत आए हैं और वो चाहते हैं कि वो भारत से गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ाएं। उन्होंने ये भी कहा कि रशिया के कुल इंपोर्ट में केवल 2% हिस्सेदारी भारत की है और रूस बहुत ही गंभीर है इस बात को लेकर के कि कैसे इस हिस्सेदारी को बढ़ाया जाए। उन्होंने 6 सेक्टर्स का नाम लिया जिसमें फौरी तौर पर जो रशियन डेलीगेशन है वो चाहता है कि भारत से इन्वेस्टमेंट आए और भारत ज़्यादा एक्सपोर्ट करे रशिया को। उन्होंने कहा है कि ये इस वक्त कंज्यूमर गुड्स, फूड और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, मेडिसिन, फार्मा जिसे हम जानते हैं, टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, आईटी सर्विसेज, स्पेयर पार्ट्स फॉर द इंडस्ट्रियल मशीनरी और लेबर मोबिलिटी। उन्होंने इन 6 स्पेसिफिक क्षेत्रों का जिक्र किया, लेकिन भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने और भी इसको विस्तार देते हुए कहा कि भारत की जो स्किल्ड लेबर फोर्स है वो एक बहुत बड़ा आधार तय करती है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा स्टेम प्रोफेशनल्स को हर साल प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ उन्होंने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का भी जिक्र किया और आईटी, डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में कैसे स्टार्टअप इकोसिस्टम में सहयोग बढ़े उस पर भी संभावना जताई। उन्होंने स्पष्ट तौर पर पीयूष गोयल साहब ने यह कहा कि ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, डेटा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी, इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स, टेक्सटाइल और फूड प्रोडक्ट्स, ये ऐसे नए सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और रूस आगे जाते हुए
अपनी संभावनाओं को तलाशते हुए नजर आएंगे। और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की मांग रशिया में बहुत ज़्यादा है, भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स की रशिया में मांग बहुत ज़्यादा है। बस वहाँ जो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं वो कल्चरल मोर्चे पर, खासतौर पर लैंग्वेज बैरियर के तौर पर देखी जा रही हैं। शायद उसको स्मूदन आउट करने के लिए जो मोबिलिटी एग्रीमेंट जिस तरह से जापान के साथ हमने देखा कि अगले 5 वर्षों में 50,000 इंडियंस को वहाँ पर जाने की शायद संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, यहाँ पर यह आंकड़ा और बड़ा हो सकता है। उसकी संख्या शायद कल हमें पता चल पाएगी। लेकिन मोबिलिटी एग्रीमेंट, स्किल डेवलपमेंट पे भी कुछ न कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही एनर्जी सेक्टर में जो भारत की हिस्सेदारी है वो भी शायद बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। कुछ रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि जो भारत की तेल कंपनियां हैं वो अपनी हिस्सेदारी जो रशियन ऑयल को लेकर तो आपने देखा कि किस प्रकार से भारत ने बहुत ज्यादा अपनी जरूरतों को या राष्ट्रीय हितों को ध्यान रखते हुए हमने लिया। मैं आता हूं जी आपके पास में, रवि जोशी जी हमारे साथ में लगातार बने हो। रवि जी, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो या हाल फिलहाल के समय में हम एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से बात करें, इससे इतर किन किन सेक्टर्स में आपको ज्यादा पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है जहां पे फौरी तौर पे काम करते ही हम आगे बढ़ सकते हैं? क्योंकि जो हर्डल्स, बैरियर्स रहे जिसमें लैंग्वेज या कनेक्टिविटी को लेकर जो बातें रही है, क्या उस पर भी व्यवहारिक समाधान निकलता हुआ दिखाई पड़ेगा ताकि ये जो समस्याएं हैं वो दूर हो सके? रवि जी। आपने 2-3 सवाल उठाए हैं। एक तो डिफेंस कोऑपरेशन में उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड रशिया एक ऐसी देश है जहां पर डिफेंस कोऑपरेशन में न सिर्फ अपनी डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है मगर उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है और जॉइंट प्रोडक्शन भी एग्री करता है। तो अभी S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने की बात चल रही है और सुखोई 57 एयरक्राफ्ट जो सबसे एक स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो F-35 के मुकाबले है, अमेरिका का F-35 के मुकाबला है, एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है। इसको भी जॉइंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इसको खरीदने की बात चल रही है। आपके प्रवक्ता ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला कि लेबर मोबिलिटी की बात। लेबर मोबिलिटी देखिए ऐसा है, अभी सिर्फ 2 देश ऐसा है जहां पर इंडियन लेबर की डिमांड है, वो एक तो जापान है और दूसरा रशिया है। और दोनों वहाँ पर उसकी डेमोग्राफी जो है उनकी वहाँ पर एज्ड पीपल का पॉपुलेशन बढ़ रही है और यंग वर्कर्स लेबर की कमी हो रही है। मगर जैसे आपका प्रवक्ता ने कहा कि वहाँ भाषा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दोनों देशों में। हमारे लेबरर्स को उनकी भाषा सीखने में बहुत टाइम लगता है। और दूसरी बात जो मैंने जब देखा, पहली कई बार मैं जाता था तब देखा था कि एक बार एंटी इमिग्रेशन फीलिंग बढ़ जाती है वहाँ पर, और रशिया में ये सेंटिमेंट काफ़ी स्ट्रांग रहा है। तो इसके लिए हमको थोड़ा संभालते रहना पड़ेगा वहाँ पर। तो आवर लेबर एक्सपोर्ट हैज़ टू बी वेरी कैलिब्रेटेड। और वहाँ पर हमारे हाईली स्किल्ड जो जाते हैं, जो डॉक्टर्स वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं और या डॉक्टर बनने के लिए जो लड़के जाते हैं, उनकी डिमांड बहुत अच्छा है। मगर अनस्किल्ड लेबर की डिमांड नहीं है, क्योंकि रशिया में बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है और उनको ही पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगा उस सरकार को। तो उस अनस्किल्ड लेबरर्स को यहाँ से वहाँ भेजना वो लोग सह नहीं पाएंगे। जी, जाहिर है कि ये जो मोबिलिटी को लेकर भी जो एग्रीमेंट होने हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी हो सकता है, तो बहुत सारे ऐसे ही बिंदु हैं जो आपने उठाए हैं इस वक्त रवि जी, जिनके आधार पर इस तरह के समझौते सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बार दर्शकों को बता दें, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के पहुंचने से पहले उनका डेलीगेशन भारत पहुंच चुका था और उसके तहत रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव भारत के दौरे पर पहुंचे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूस के रक्षा मंत्री ने भी सैन्य और सैन्य तकनीकी सहयोग पर भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की आज मंत्री स्तरीय बैठक भी हुई है और उसकी अध्यक्षता भी की गई है। बिल्कुल, राजधानी दिल्ली के मौनिक शाह सेंटर में ये अहम बैठक हुई है। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने सैन्य एवं सैन्य तकनीक सहयोग सहित रक्षा क्षेत्र में भारत और रूस के बीच बहुआयामी साझेदारी की व्यापक समीक्षा की है।
और ये समीक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि दोनों देशों के बीच बहुत गहन रक्षा संबंध हैं, तो उन्हें आगे कहां तक लेके जाया जा सकता है, इसको लेकर तमाम बिंदुओं पर विमर्श हुआ। साथ ही आपसी हित के जो महत्वपूर्ण क्षेत्रीय मुद्दों के साथ साथ वैश्विक मुद्दे हैं उन पर भी आदान प्रदान हुआ और विचारों का आदान प्रदान किया गया। और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह जरूर कहा कि भारत और रूस के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंध हैं। एपेक्स लेवल पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के बीच नियमित रूप से बातचीत होती रही है और हमारे दोनों लीडर्स ने जून 2025 में चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट के दौरान बहुत क्लोज इंटरेक्शन की थी। इकोनॉमिक साइड पर हम पिछले महीने मॉस्को में हुए इंडिया रशिया वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन की 26 मीटिंग के सफल आयोजन का स्वागत करते हैं और हम रशिया लेड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत करते हैं। हम 23 इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए रशियन फेडरेशन के प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी मिस्टर व्लादिमीर पुतिन के भारत आने का भी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह आज पूरा हुआ है और ये लीडर्स समिति दोनों देशों के बीच स्पेशल और प्रिविलेज पार्टनरशिप को और मजबूत करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। दौरे पर पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलारोस का दिल्ली में भव्य स्वागत किया गया। भारतीय सेना के जवानों ने राजकीय सम्मान के साथ उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर प्रस्तुत किया। भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी मित्रता और रक्षा सहयोग को यह दौरा और भी मजबूत बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। और इससे पहले भारत दौरे पर पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलारोस ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार बहुत जल्द वापस आएंगे और आपको इस विशेष कार्यक्रम के माध्यम से रूस के राष्ट्रपति के भारत दौरे से जुड़ी हर खबर से आपको वाकिफ कराएंगे। साथ ही साथ विश्लेषण भी करेंगे खास मेहमानों के साथ में और हमारे सहयोगी संवाददाता भी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे पल पल की खबर के साथ। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप लगातार देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम भारत रूस अटूट मित्रता की नई ऊंचाई। और अब एक नजर डालेंगे राष्ट्रपति पुतिन के जीवन सफर पर, क्योंकि करीब 2.5 दशक तक रूस की सत्ता पर पकड़, कभी एजीबी जासूस तो कभी कड़ाई से फैसले लेने वाले राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी चर्चित मानी जाती है। क्योंकि साधारण सा बचपन, लेफ्टिनेंट कर्नल बने वहां से और फिर क्रेमलिन के सबसे ताकतवर नेता तक का सफर कैसे तय किया पुतिन ने, क्यों भारत को उन्होंने हमेशा खास अहमियत दी है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। एक शख्स जो करीब 25 साल से रूस की सत्ता पर काबिज है, वो है व्लादिमीर पुतिन। वे सत्ता में आने के पहले से सुर्खियों में रहे हैं। 7 अक्टूबर 1952 को जन्मे पुतिन का बचपन लेनिनग्राद के एक तंग सामुदायिक अपार्टमेंट में गुजरा। वे अपने बचपन को बेहद साधारण बताते हैं। जंग खत्म होने के बाद उनके पिता सेना से निकलकर एक फैक्ट्री में फोरमैन बन गए। वे मां मारिया को सौम्य और विनम्र महिला के रूप में याद करते हैं। मां परिवार को सादा खाना खिलाती थीं और रविवार को बेकिंग करके आमदनी बढ़ाती थीं।
पुतिन ने बताया कि स्कूली दिनों में वे आम छात्रों के मुकाबले खुराफाती थे, फिर भी एक शिक्षक को उनमें ऊर्जा और अच्छे चरित्र की भारी संभावना दिखती थी। उसी जुनून में उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उनका सपना सोवियत संघ की मुख्य खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल होना था। उन्होंने पता किया कि केजीबी में कैसे शामिल हुआ जाए। उन्हें बताया गया कि इसके लिए पहले डिग्री हासिल करना होगा। उन्होंने ऐसा ही किया। 1985 तक वे पूर्वी जर्मनी में काम करते रहे, फिर वे लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। पुतिन ने 1983 में शादी की। उनकी 2 बेटियां हैं। सियासी जगत में उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में विदेशी आर्थिक संबंध संभालने के साथ शुरुआत की। उनके सहकर्मी बताते हैं कि इसी दौरान वे कर्ज के मामलों को लेकर भारत के संपर्क में आए और भारतीय पकवानों के मुरीद बन गए। इसके बाद वे मास्को गए। यहाँ तेजी से उनकी तरक्की हुई। राजनीतिक अराजकता, चेचन्या में लड़ाई और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहे रूस में पुतिन पहले संघीय सुरक्षा सेवा के प्रमुख बने, फिर प्रधानमंत्री और फिर 31 दिसंबर 1999 को कार्यवाहक राष्ट्रपति। पुतिन ने 2000 और 2004 के चुनाव जीते। उनका वादा था सुव्यवस्था, पेंशन की मजबूत व्यवस्था और औद्योगिक विकास। कार्यकाल की सीमा खत्म होने की वजह से उन्हें 2008 में पद छोड़ना पड़ा। तब उन्होंने अपना पद बदला और देश के प्रधानमंत्री बन गए। इस दौरान राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 साल के लिए बढ़ा दिया गया। पुतिन फिर से 2012 और 2018 में राष्ट्रपति बने। आंकड़ों के मुताबिक 2014 में क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उनका जन समर्थन जोरदार तरीके से बढ़ा। 2020 में संवैधानिक बदलावों को मंजूरी मिली, जिससे उन्हें 6 साल के कार्यकालों के लिए 2 बार और चुनाव लड़ने का मौका मिल गया। फिर आया फरवरी 2022, जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ खास सैनिक अभियान का ऐलान किया। रूस के आंतरिक सर्वेक्षण का दावा है कि पश्चिमी देशों के लगाए प्रतिबंधों के बावजूद इस कदम को भारी समर्थन मिला। अपने पूरे कार्यकाल में पुतिन ने कुछ मुद्दों पर लगातार कड़ी मेहनत की। बड़ी सरकारी परियोजनाएं, सामाजिक समर्थन और लंबी अवधि के राष्ट्रीय योजनाओं के जरिए स्थिरता लाना। पूरे समय वे भारत को अहमियत देते रहे। उन्होंने एक बार कहा था कि रूसी नेता भारत के महत्व को कम करके आंकते रहे हैं। राष्ट्रपति के रूप में पहली भारत यात्रा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ रणनीतिक साझेदारी की थी। वो साझेदारी अब दोनों देशों के बीच विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी के रूप में विकसित हो गई है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अब से कुछ देर बाद भारत आने वाले हैं और 2 दिन के इस राजकीय दौरे में बहुत कुछ खास रहने वाला है। लेकिन क्या कुछ संभावित एजेंडा हो सकता है, किन तमाम महत्वपूर्ण विषयों पर होगी बात, आइए उनमें से कुछ चीजों पर संक्षेप में हम आपसे बात करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि भारत रूस संबंध के लिहाज से जो बैठकें होंगी कल महत्वपूर्ण, उसमें संभावित एजेंडा क्या हो सकता है। इंडो पैसिफिक को लेकर बात होगी, क्योंकि हम जानते हैं इस रीजन में किस प्रकार से शांति, स्थिरता और विकास के लिए एक वातावरण है वो बहुत महत्वपूर्ण है और भारत उस लिहाज से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक साझेदार के तौर पे देखा जाता है। तो इंडो पैसिफिक पे बात होगी और यूरेशियाई सुरक्षा पर भी बात होगी। एशिया से लेकर यूरोप तक के जो पूरा इलाका एक तरीके से है, वहां के उस शांति, स्थिरता रहे तमाम देशों के बीच इस क्षेत्र में और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कनेक्टिविटी पे फोकस रहे, उस पे एक तरीके से बात होगी। साथ ही साथ विज्ञान तकनीक की बात होगी, अंतरिक्ष और व्यापार पर भी बात होती नजर आएगी और ऊर्जा सुरक्षा भी बेहद महत्वपूर्ण है कि हमने देखा किस प्रकार से भारत अपनी राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा सुरक्षा को लेकर जिस प्रकार से तेल का लगातार आयात करता रहा रूस से, उसने भारत को एक तरीके से महत्वपूर्ण स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ाया है। क्षेत्रीय वैश्विक मसलों पर भी विस्तार से बात होगी जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगी, क्योंकि हम जानते हैं किस प्रकार से यूक्रेन का संघर्ष भी लगातार कई वर्षों से चल रहा है, जिसको लेकर पीएम मोदी और भारत का रुख साफ कर चुके हैं कि संघर्ष से नहीं, समाधान जो है बातचीत से निकलना चाहिए और उस दिशा में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री तमाम जब बातों पर विस्तार से बात करेंगे रूस के राष्ट्रपति के साथ में, तो वैश्विक क्षेत्रीय मसलों पर भी बातचीत होगी। साथ ही साथ जो यूक्रेन संघर्ष है उस पर भी संभावित बात हो सकती है। अब रक्षा क्षेत्र के एजेंडे के लिहाज से अगर बात की जाए तो क्या कुछ महत्वपूर्ण चीजें एजेंडे में रह सकती हैं,
लंबित रक्षा परियोजनाओं की समीक्षा होगी, क्योंकि बीते तमाम वर्षों में दोनों देशों के बीच में तमाम जो परियोजनाएं रही हैं उसकी समीक्षा होगी, कैसे उस पर तेजी से आगे बढ़ा जाए। सुखोई 30 MKI अपग्रेडेशन पर चर्चा होगी, जो लड़ाकू विमान Su-30 है उसका अपग्रेड किया जाए। आज की जरूरतों के लिहाज से इस पर भी चर्चा हो सकती है। विमानों के उन्नयन पर निर्णय लिया जा सकता है कि आखिर कैसे न सिर्फ उसका अपग्रेडेशन हो बल्कि को प्रोडक्शन को लेकर भी कैसे बात आगे बढ़ सकती है। दोनों देश आगे बढ़ सकते हैं, मिलकर काम कर सकते हैं। S-400 प्रणालियों की आपूर्ति को लेकर भी बात हो सकती है। हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर के समय S-400 ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक रक्षा कवच तैयार किया था भारत की सीमाओं के लिहाज से, तो उसकी आपूर्ति को लेकर भी विस्तार से बात हो सकती है। संस्थागत रक्षा सहयोग में विस्तार कैसे आगे बढ़ाया जाए, सरकार के स्तर पे और तमाम कंपनियों के स्तर पर उस को एक तरीके से विस्तार कैसे दिया जाए डिफेंस के सेक्टर में, उस पर भी विस्तार से बात हो सकती है और इसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए उस दिशा में। तकनीक हस्तांतरण और को प्रोडक्शन ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को प्रोडक्शन पे कैसे भारत और रूस मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। न सिर्फ भारत तमाम चीजों को रूस से इंपोर्ट ही करे बल्कि भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से उसका को प्रोडक्शन भी करे। ये बहुत महत्वपूर्ण और इस दिशा में कल का दिन काफी अहम हो सकता है, जो कि हमको पता लगेगा कि आखिर किस दिशा में या कैसे आगे बढ़ते नजर आएंगे। लॉजिस्टिक सपोर्ट जैसे व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत को तमाम जो रक्षा साजो सामान मिलते रहे, लेकिन उसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है उसमें कई बार विलंब होता रहा है। ये एक प्रकार से व्यवहारिक समस्या रही है, लेकिन उसकी आपूर्ति निर्बाध तरीके से रहे उस पर भी विस्तार से बात हो सकती है और वो अपने आप में महत्वपूर्ण एजेंडा हो सकता है। सुखोई 57 लड़ाकू विमान खरीद पर भी चर्चा की संभावना है। इस बात को कहा जा रहा है कि जो 5th जनरेशन का जो Su-57 लड़ाकू विमान है, कैसे भारत और रूस मिलकर इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, इस पर भी चर्चा की संभावना है। लेकिन होगा या नहीं, ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में रक्षा क्षेत्र का एजेंडा हो सकता है और निश्चित तौर से ये बेहद महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से इस दिशा में अपने आप में आगे बढ़ा जाए। और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि कैसे इस दिशा में भारत और रूस मिलकर अपना एजेंडा ममता आगे बढ़ा सकते हैं। और निश्चित तौर से जी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे संभावनाएं अपार हैं। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर अंशु जोशी JNU से जुड़ गई हैं, साथ ही सुशील कुमार सिंघल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और जैसा आपने तमाम क्षेत्रों को बताया है आरेंद्र, ये सभी वो क्षेत्र हैं जहां को लेकर उम्मीद जताई जा रही है कि अब हम आगे इन पर बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रोफेसर जोशी, चूंकि आप अभी भी हमारे साथ जुड़ी हैं, मौजूदा दौर में क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं सूत्रों के हवाले से, विस्तृत एजेंडा है, बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर हम इस दिशा में आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं कि भारत का ट्रेड डेफिसिट कम हो सके, नए इमर्जिंग एरियाज की भी बात हो रही है, तकनीक हस्तांतरण की बात हो रही है, जॉइंट वेंचर्स की बात हो रही है, और ये वो पहलू हैं जो दोनों देशों के रिश्तों को दरअसल परिभाषित कर रहे हैं। कूटनीतिक स्तर पर मौजूदा दौर में इन तमाम सकारात्मक संकेतों के बीच भारत के लिए ये जो कूटनीतिक संतुलन साधने का प्रयास है, कह सकते हैं भारत की स्वायत्त नीति एक बार फिर उजागर होती नजर आ रही है। अंशु जी, आपका म्यूट है शायद। आप म्यूट पे है, अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। ममता जी, आपने बहुत सही बिंदु से इस प्रश्न की, इस चर्चा की शुरुआत की है। और जितना पुतिन का ये दौरा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उतनी ही उत्सुकता रशियंस को भी है, या जो रूस के लोग हैं वो भी इस दौरे की ओर निगाह टिकाए बैठे हैं। और पूरे विश्व की नजर पुतिन के इस दौरे पर है, क्योंकि जिस प्रकार की परिस्थितियां हमारे आसपास बनी हुई हैं और इन परिस्थितियों में पुतिन ने जिस प्रकार के संकेत दिए हैं, भारत की तरफ से जिस प्रकार के संकेत गए हैं, और एक हमेशा से हम ऊर्जा सहयोग में जो ऑयल एंड गैस का एक ट्रेड दोनों देशों के बीच में है, हम उसको फोकस करके बात करते हैं। लेकिन ममता जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण सामरिक विषय के बिंदु हैं जिस पर दोनों ही देशों का लंबे समय से बहुत सुदृढ़ सहयोग रहा है। और ये तमाम जो इस प्रकार के डायमेंशंस हैं जो रक्षा सहयोग को छूते हैं, जो ऊर्जा सहयोग में मैं आपको उदाहरण दूं, सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन की यदि हम बात करें, नवीकरणीय ऊर्जा की बात करें, इन डायमेंशंस को छूते हैं। हम व्यापार संबंधों की ओर जाएं, अभी हमारा लगभग 62 बिलियन USD से ज्यादा का व्यापार है। हम इसको 2030 तक 100 बिलियन USD का व्यापार करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेड डेफिसिट है। तो इस ट्रेड डेफिसिट को दूर करने के लिए भारत रशिया और यूरेशिया के दूसरे मार्केट्स तलाश कर रहा है, जिसमें कि रशिया के साथ द्विपक्षीय संबंधों के अलावा यूरेशियन जो हमारा इकोनॉमिक फोरम है, उसके माध्यम से भी पुतिन
एक FTA के माध्यम से भारत के आर्थिक विस्तार पर जोर दे रहे हैं। और इसके अलावा आप देखिए स्पेस कोलैबोरेशन का एरिया है, साइंस एंड टेक कोलैबोरेशन का एरिया है, सांस्कृतिक संबंधों का क्षेत्र है। तो बहुत लंबी फेरहिस्त है और काफी सारी ऐसी मुझे लगता है कि घोषणाएं, महत्वपूर्ण घोषणाएं हमारे सामने कल की चर्चा के बाद आती हुई बिल्कुल कई चीजें आ सकती हैं। सुशील जी आपके पास आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी संवाददाता तपस भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली के पालम टेक्निकल एरिया से, जहां पर अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति पुतिन का विमान पहुंचने वाला है। तपस, कितना और इंतजार और किस तरीके से अब यहाँ से आगे का कार्यक्रम आज रहने वाला है? तपस, अगले 13 मिनट में आप देख पाएंगे प्रधानमंत्री माफ कीजिए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इनकी जो ये एक बॉनहोमी है वो सच में देखने लायक है। और इसी वजह से हम देख पा रहे हैं कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जब यहाँ पे आएंगे तो एक के बाद एक जो इंटरगवर्नमेंटल और कमर्शियल डील्स हैं उस पर बहुत बड़ा फोकस है। प्रधानमंत्री ने पिछली बार जब इनसे मुलाकात की थी व्लादिमीर पुतिन से, उन्होंने कहा था कि आप आइए भारत में, और उसी के बाद ये डिसीजन लिया गया ये यहाँ पे आने का। और ये एक जो जैसे मैंने कहा कि ये एनुअल था, लेकिन ये व्लादिमीर पुतिन का जो ये दौरा है ये कई मानों में जियोपॉलिटिकल जो हम लोग सिचुएशन कहते हैं, जियोपॉलिटिकल वेरिएंट जो इस वक्त चल रहा है पूरे विश्व में ग्लोबली, वहाँ पे एक बहुत बड़ा इसका एक इम्पैक्ट पड़ने वाला है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत से लोग बात कर रहे हैं मिलिट्री हार्डवेयर डिफेंस टेक्नोलॉजी की, इस पर ज़रूर चर्चा होगी क्योंकि भारत और रशिया जो है ये बहुत पुराने इनके संबंध है डिफेंस टाइज में। लेकिन एक और चीज़ पे जो बात होने वाली है जिसपे बहुत से लोगों की नज़रें हैं वो है एग्रो प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो बढ़ाने का, क्योंकि भारत सबसे बड़ा इस वक्त श्रिम्प का एक्सपोर्टर है और इस वक्त रशिया चाहता है कि बहुत बड़ा एक खेप भारत में आए। दूसरी एक अहम चीज़ है कि एक स्विफ्ट सिस्टम कहा जाता है जो कि इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे एक तरीके का होता है, जिससे एक देश से दूसरे देश पेमेंट जो होती है वो ऑनलाइन पेमेंट है, उसके मैसेजिंग सर्विसेज ये प्रोवाइड की जाती है। इस पे चूँकि अब इस वक्त जो हालात हैं रशिया इसको यूज़ नहीं कर सकता, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, उस पर पाबंदी है इसको इस्तेमाल करने की। तो भारत और रशिया एक ऐसा पेमेंट सिस्टम ला सकते हैं जिससे के ज़रिए दोनों ही देश जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, जो ट्रेड डील्स करें, उसमें उनको फ़ायदा भी मिले और इससे बचा भी जा सकता है। ऐसा ही एक ट्रेड डील हमने देखा है कि भारत ने जो फ्रांस के साथ एक करने की कोशिश की, जो हमारा UPI सिस्टम है उसके साथ, वैसा ही कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वक्त रशिया के साथ। बहुत सारी चीज़ें हम लोग बात कर रहे थे, आपने भी मेंशन किया कि S-400 है, सुखोई 57E जो है बेसिकली जो उनका एक्सपोर्ट वेरिएंट है उस पर बात हो सकती है। एक अभी बात चल रही है कि एक सबमरीन न्यूक्लियर अटैकिंग सबमरीन जो है, जो भारत को एक न्यूक्लियर ट्रायड का बहुत बड़ा एक ऑप्शन देता है कि पानी के अंदर से भी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी दी जा सकती है, उस पर चल रहा है। तो शायद हमें उस पर भी बहुत जल्द कुछ डिसीजन देखने को मिल सकता है। जो ट्रेड है इस वक्त बहुत ज़्यादा रशिया के ऊपर है, क्योंकि रशिया से सबसे ज़्यादा एनर्जी डिमांड्स भारत की पूरी होती है। तो करीब $63 बिलियन का एक इंडिया का रशिया के साथ रशिया इनफैक्ट देता है और करीब 4 से 5 का भारत से जाता है। तो ये जो इस वक्त ट्रेड बैलेंस है थोड़ा सा रशिया के फेवर में ज़्यादा है। दरअसल ये सारे वो मुद्दे हैं जिनके ऊपर लगातार नजर बनी हुई है कि जब कल द्विपक्षीय वार्ता होगी तो उस वक्त क्या कुछ निकल के सामने आता है, जहां से दिशा तय होगी कि दोनों देशों के रिश्ते किस तरह आगे और प्रगाढ़ता से बढ़ते नजर आएंगे। लेकिन सुशील जी यहाँ पर इस बात को भी समझना चाहेंगे, क्योंकि हम लगातार ये बोल रहे हैं कि भारत और रूस मात्र ये दोस्ती वाले रिश्तों से बहुत आगे इनको गहराई देने का जो प्रयास है, क्या यहाँ पर इस बात को भी समझना दीगर है कि ना केवल तकनीकी हस्तांतरण की भी यहाँ बात होती है, जॉइंट वेंचर्स की बात होती है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की बात होती है, बल्कि मौजूदा दौर में भारत को जो जरूरत है रूस से और रूस को जो जरूरत है भारत से, उस दिशा में उस सोच के साथ अब दोनों देश हमेशा की तरह बढ़ते रहे हैं, लेकिन अब उसको और विस्तार देने का प्रयास करेंगे। कहाँ तक आपको लगता है कि ये जो एक सोच है जिसके आधार पर यह भी कहा जा रहा है कि
गेम चेंजर साबित हो सकती है राष्ट्रपति पुतिन की ये यात्रा। जो समझौते हैं वो तो होंगे ही होंगे, लेकिन अब जो बातचीत होगी मेरे ख्याल से ये बातचीत इस पर होगी कि किस तरह से हम ये जो इंटरनेशनल जो मल्टीनेशनल ऑर्डर है उसमें दोनों मिलकर के किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और वो उसमें मेरे ख्याल से जैसा अभी जो एक एग्रीमेंट था हमारा कि जो डिफेंस हमारी फोर्सेस हैं दोनों साइड की, वो अपने दोनों की जो सुविधाएं हैं जो हमारे पोर्ट्स हैं और उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अभी मैं डिफेंस का ही कहूँगा कि जो हमने हब के बारे में बात चल रही है कि भारत में उसमें जो मेंटेनेंस और स्पेयर पार्ट का हब बनाया जाए, जो कि न केवल भारत की आवश्यकता को पूरी करेगा बल्कि जो भारत के आसपास जो देश हैं जो रशियन इक्विपमेंट करते हैं उसका हब बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा अगर ये उस पर चर्चा हो रही है, जैसे अगर उसके बारे में कोई घोषणा होती है। दूसरा जो है जो इसमें जो है जैसा मैंने कहा कि अभी जब बात कर रहे थे कि अभी रुपी और मीर के बारे में बात हो रही है, क्योंकि भारत और रशिया का जो ट्रेड है जो कि $68 बिलियन के करीब पहुंच गया, जिसके बारे में बात हो रही है। ऑफ कोर्स बैलेंस किस तरफ है वो अलग बात है, लेकिन उसमें समस्या आ रही है क्योंकि सैंक्शंस हैं, तो उसको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाए। क्योंकि जब हम $100 बिलियन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हमें वेस्टर्न सैंक्शन से किस तरह से उसको सेफ गार्ड करना है, उसके बारे में बातचीत होगी। तो मेरे को लग रहा है कि एक ऑल्टरनेट मॉडल जो उसमें बातचीत होगी ताकि दूसरे देश हैं उन जो नहीं चाहते हैं किसी के कंट्रोल में रहना, उनको एक ऑल्टरनेटिव मेथड मिले। तो ये एक स्ट्रक्चर, इसके बारे में बातचीत होगी। और जो संभावना जिस तरह से बात और जिस तरह से मंत्रिमंडल उनका आया है और उसमें जो मिनिस्टर्स शामिल हैं वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि इसमें बहुत सीरियसली वो बातचीत कर रहे हैं। तो ना केवल व्यापार या सामरिक जो हमारी अपना टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन है या शेयर है, और उधर जो या इवन स्पेस है, क्योंकि वहाँ बात हो रही है लिक्विड प्रोपल्शन इंजन के बारे में बात कर रहे हैं उसमें, और सबमरीन की बारे बात की कि ऑफ कोर्स एक कल ही आज ही साइन हुआ है $2 बिलियन का जो एक्सचेंज का कि हम उनके एक नई सबमरीन ले रहे हैं। लेकिन इंटरनेशनल आई थिंक मल्टीलैटरल फोरम, मल्टीलैटरल जो स्ट्रक्चर है, जो इस तरह की समस्या आ रही है, आई थिंक उसमें उसकी तरफ हम बहुत तेजी से मेरे ख्याल से बातचीत करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे। ये वक्त की जरूरत भी है कि इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ा जाए। तमाम मेहमानों से और सहयोगी संवाददाताओं से हम इस बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो डिफेंस कोऑपरेशन में कैसे अपने आप में हम यहाँ से आगे बढ़ते नजर आएंगे, इस विषय पे विशेष तौर पर फोकस करेंगे। छोटे से ब्रेक।